हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल आने के एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ हीना टक्कर। और आज हम जो है चैप्टर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि हमारा बिजनेस एनालिटिक्स का है। जी हाँ, बिजनेस एनालिटिक्स का जो सब्जेक्ट है हमारा, उसका यूनिट 1 यानी जो चैप्टर 1 था वो हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया, वन शॉट कंप्लीट किया था। आज हम इसको चैप्टर 2 को वन शॉट कंप्लीट करेंगे। अगर आपको इसके नोट चाहिए तो बिल्कुल रेडी है, आप व्हाट्सअप या टेलीग्राम पे भी इसको ले सकते हैं, जो कि पेड है, बहुत रीजनेबल से प्राइजेस हैं। और अभी प्राइस बिल्कुल बढ़ने वाला है। जो भी प्लान कर रहे हैं लेने का तो वो टाइमली ले लीजिए, क्योंकि 1 तारीख से इसके प्राइजेस जो है वो बढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली अब हम स्टार्ट करते हैं अपना जो लेसन 2 है, इसको वन शॉट देखेंगे। तो हमारे जो चैप्टर का नाम है वो है डेटा प्रिपरेशन, समराइजेशन, विजुअलाइजेशन यूजिंग स्प्रेडशीट। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हम इसके अंदर सीखने वाले हैं और काफ़ी नई चीज़ें इसके अंदर सीखेंगे। और इसके अंदर से ज़्यादातर थ्योरी के क्वेश्चंस बनेंगे, और अगर कोई क्वेश्चन जो आता है स्टेप वाला तो वो भी हम कर पाएंगे। तो इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने ऑलरेडी दे चुकी हूँ मैं ऑलरेडी। आप जाके प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग जो है इसको सर्च कर सकते हैं। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो वो भी रेडी है, रिसर्च के भी रेडी हैं और सीजी के भी रेडी हैं। ठीक है, तो आओ स्टार्ट करते हैं। डेटा प्रिपरेशन क्या होता है, तो सबसे पहले बात करते हैं डेटा के बारे में। तो देखो, डेटा हमने काफ़ी डिटेल में क्लास 11 से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। डेटा क्या होता है, डेटा का इस्तेमाल कहाँ होता है। जो हमारी गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशंस हैं या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो डेटा का इस्तेमाल हर जगह पे होता है, क्योंकि बिना डेटा के कोई भी काम, या जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वो सारा डेटा बेस पे ही सारा काम को कर पा रही हैं। तो डेटा को किस तरीके से बनाया जाता है, कैसे प्रिपेयर किया जाता है, पहले इसकी डेफिनेशन हम समझ लेते हैं। जो बुक में लिखी थी वही मैंने यहाँ लिखी है। उसके बाद मैं अपनी सिंपल लैंग्वेज में विद एग्जांपल आप लोगों को शॉर्ट में समझा दूंगी। तो देखो, सबसे पहले यहाँ डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं। डेटा प्रिपरेशन एक्चुअल में है क्या, तो सबसे पहले लिखा है यहाँ पे, ट्रांसफॉर्मिंग रॉ डेटा इनटू अ यूजफुल फॉर्मेट फॉर एनालिसिस। It involves several tasks such as data collection and data integration and data transformation and data reduction। तो बेसिकली होता क्या, आपको बस पहले डेफिनेशन समझनी है, उसके बाद मैं अपना एग्जांपल समझाऊंगी तो और अच्छे से क्लियर होगा। ये बोलता है कि जो हमारा रॉ डेटा होता है, जो बिल्कुल ही रॉ है, जो कि बिल्कुल ही मिक्स्ड डेटा होता है, जो कि हमें समझ नहीं आता कि ये हमारे काम का है या नहीं है, कितना काम आएगा, तो रॉ होता है बिल्कुल ही। तो उसको हम ट्रांसफॉर्म करते हैं इनटू अ यूजफुल फॉर्मेट। उसको हम एक यूजफुल फॉर्मेट में लेकर आते हैं। ठीक है, एक पर्टिकुलर मैनर में लेकर आते हैं, ताकि हम उससे काफ़ी सारी चीज़ों को एनालाइज कर पाएं और फ्यूचर में बहुत सारी चीज़ें जो होने वाली है उसको पहले ही हम एनालाइज कर लें। ठीक है, तो इसीलिए हम डेटा का प्रिपेयर करते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, यानी कि डेटा को बनाने के लिए ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, ये स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं। पहले डाटा को कलेक्ट करना पड़ता है, यानी इकट्ठा करना पड़ता है। उसके बाद डाटा का इंटीग्रेशन होता है, फिर उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, और उसके बाद डाटा को रिडक्शन में लाया जाता है। मतलब जो हमारे काम का उसको हम ले लेते हैं, और जो बेकार का है, डुप्लीकेट है, एरर वाला है, उसको साइड कर देते हैं। तो इसको अभी एक एक स्टेप को हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ना है। अभी मैंने आपको ऊपर ऊपर से बता दिया। अब आपको मैं एक अच्छे से एग्जांपल से समझाना चाहती हूँ। बेसिकली देखो, रॉ डेटा को यूजफुल फॉर्मेट में किस तरीके से लाया जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप लोगों को मैं समझाती हूँ कि फॉर एग्जांपल कॉलेज के स्टूडेंट हैं, उनकी पॉकेट मनी के ऊपर बात करें तो बहुत सारे बच्चे अब ये बोलेंगे कि कॉलेज के जो स्टूडेंट होते हैं उन लोगों को, काफ़ी सारों को तो पॉकेट मनी मिलती नहीं है। ठीक है, तो मैं बात करूँ यहाँ पे रेगुलर स्टूडेंट की, अगर मैं बात करूँ जो बिल्कुल रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं, उन लोगों को खर्चा पानी कुछ ना कुछ तो अपने घर वालों से चाहिए। अगर वो बीकॉम कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, या फिर अभी वो कॉलेज में एंटर हुए हैं और वो कुछ भी काम नहीं करते, मतलब वो पार्ट टाइम भी नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, तो उनकी जो पॉकेट मनी है सबकी अलग अलग होगी। किसी को घर से 1,000 रुपये मिल जाते होंगे खर्चे पानी के लिए, किसी को 2,000 मिलते हैं, किसी को 5,000, किसी को 10,000। हर किसी के फैमिली के अकॉर्डिंग, बजट के अकॉर्डिंग उसको अपनी पॉकेट मनी घर वालों से मिल जाती है। तो क्या है, अगर हम इसको सीक्वेंस में लगाने लगे, अगर हम ये डेटा को एनालाइज करें कि किस बच्चे को कितनी मिलती है, तो सबका अलग लगाएगा। तो यानी कि अगर हम इसका डेटा निकालेंगे तो वो रॉ डेटा है, उसको यूजफुल फॉर्मेट में बनाने के लिए एक लार्ज नंबर ऑफ डेटा जो होता है वो बहुत रॉ की फॉर्म में होता है। तो उसको एक यूजफुल फॉर्मेट में लाने के लिए हमें काफ़ी सारी स्टेप करने पड़ेंगे, तब जाके कहीं हमें पता लगेगा कि एक्चुअल में एवरेज कितनी है। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि इतना तो मिनिमम हर बच्चे को मिलता ही है। तो मिनिमम निकालने के लिए ही ये स्टेप हमें करने पड़ेंगे। मैंने छोटा सा एग्जांपल लिया है, आप इसके अलावा भी और कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, क्योंकि आप अभी कॉलेज में हैं तो मैंने इसीलिए कॉलेज स्टूडेंट का ही एग्जांपल लिया, ताकि आप डेली लाइफ एग्जांपल से रिलेट कर पाएँ। तो उसके बाद आते हैं हम बेसिकली यहाँ पे स्टेप्स पे आते हैं कि डेटा को प्रिपेयर करने के लिए ये स्टेप करने पड़ते हैं। अब आपको यहाँ पे समझना है, इसकी सब हेडिंग्स हैं ये बेसिकली। जैसे कि यहाँ पे लिखा था डेटा प्रिपरेशन, तो डेटा प्रिपरेशन को डाटा को प्रिपेयर करने के लिए भी हमें ये सारे स्टेप करने पड़ते हैं, तब जाके कहीं डेटा प्रिपेयर होता है। तो सबसे पहले डाटा को इकट्ठा करना पड़ता है, यानी कलेक्शन में लाना पड़ता है, अलग अलग सोर्सेज से लेना पड़ता है डेटा। ठीक है, एक सोर्स से नहीं आता, अलग अलग सोर्सेज, वेबसाइट, अलग अलग जगहों से हमें डेटा को पहले इकट्ठा करना पड़ता है। और डेटा जो होता है बहुत लार्ज अमाउंट में होता है, रॉ होता है,
ठीक है। तो इस तरीके से डेटा को हम पहले सिर्फ इकट्ठा करने पे ध्यान देते हैं कि अभी अलग अलग सोर्सेज से जितना डेटा मिल रहा है उतना डाटा ले लो, ठीक है। उसके बाद आता है डेटा क्लीनिंग। डेटा की क्लीनिंग कैसे होगी, यानी कि इसकी सफाई कैसे होगी। सफाई कैसे होगी, डिटेक्टिंग करना, कलेक्टिंग एरर्स, यानी कि आपको एरर्स को पकड़ना है, जो गलत है उसको साइड कर देना है। डेटा शीट्स के अंदर जो एरर्स होते हैं उसको पकड़ के साइड कर देना है, जो हमारे काम का उसको हमें आगे लेके चलना है। नेक्स्ट आता है डाटा का ट्रांसफॉर्मिंग करना। अब ये कैसे होता है, इसके अंदर आपको सेपरेट कॉलम्स रेडी करने होते हैं। अब वो कैसे आप देखते होंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक अच्छे एग्जाम्पल से इसको समझाती हूँ। अब देखते होंगे कि आप आपके कॉलेज की जो लिस्ट होती है, ठीक है, कॉलेज के अंदर जो लिस्ट बनती है वो अलग अलग, यानी कि अगर मान लो कि आपकी जो फील्ड है, मतलब जो आप कॉमर्स से हैं, बेसिकली आप बीकॉम कर रहे हैं, ठीक है, तो बीकॉम के अंदर भी कुछ बच्चों के पास जो है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो कुछ आपके पास ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो कि जिसमें चॉइस होती है। तो कुछ बच्चों के पास कुछ सब्जेक्ट होगा, किसी के पास कुछ होगा, ठीक है। अब मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, कुछ बच्चे जो होंगे जिनके पास इंग्लिश होगी। लैंग्वेज की अगर बात करूँ, किसी बच्चे के पास यहाँ पे हिंदी होगी, ठीक है, किसी ने उर्दू ली होगी, किसी ने पंजाबी ली होगी। मतलब अलग अलग जो सब्जेक्ट है लैंग्वेज में, अलग अलग सब्जेक्ट जो लेना है। जैसे इंग्लिश हिंदी का मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेती हूँ, ज़्यादा अगर नहीं जाऊँ डिटेल में, तो इंग्लिश हिंदी वाले बच्चों को अलग अलग करना है, ठीक है। तो रोल नंबर वाइज, नेम वाइज हम उसको अलग कर देंगे, अलग अलग कॉलम बना देंगे, ठीक है, अलग कॉलम बना देंगे, नेम अलग लिख देंगे, ठीक है। और या फिर इंग्लिश के जो मार्क्स आए हैं उसको अलग लिख देंगे, हिंदी वाले स्टूडेंट की लिस्ट अलग बना देंगे। तो ये सारी जो है सेपरेट कॉलम्स में काम होता है। ये नहीं कि मैं बोल दूं कि यहाँ पे मैंने एक ही लाइन खींच दी और यहीं पे इंग्लिश लिख दिया, यहीं पे हिंदी लिख दिया, यहीं पे सब कुछ लिख दिया, तो खिचड़ी पक जाएगी, यानी कि कुछ समझ में नहीं आएगा। तो डेटा का ट्रांसफॉर्म तभी होता है जब सेपरेट कॉलम में सारी चीजें एग्जैक्टली हो पाती हैं, ठीक है। यानी कि नेम अलग कॉलम में होगा, मार्क्स अलग कॉलम में होंगे, और अगर कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो अलग कॉलम में होगा। तो ये बेसिकली डाटा ट्रांसफॉर्मिंग ये बताना चाहता है। नेक्स्ट आता है डेटा का इंटीग्रेशन करना। इंटीग्रेशन किस तरीके से होता है, टू डेटा सेट को कंबाइन कर देना। यानी कि आपको क्या करना है, दो डेटा सेट को उठाना है और जोड़ देना है, मर्ज कर देना है। यानी कि या तो आप बिल्कुल नया कॉलम बनाएंगे, और नया भी कब बनेगा, ओल्ड या न्यू को प्लस करके दोनों को जोड़ के एक नया बनता है, जैसे कि मर्ज हम बोलते हैं, तो वो भी हो जाता है। और या फिर हम दो किसी भी अनदर सेट्स को जोड़ते हैं तो डेटा का इंटीग्रेशन होता है। नेक्स्ट आता है डेटा का रिडक्शन कैसे होता है। रिडक्शन यानी कि अब डेटा को कम करना है हमने। कम कैसे होगा, सैम्पलिंग करके होगा, सैंपल वाला होगा। यानी कि जिस चीज़ की इंफॉर्मेशन हमें चाहिए वो हम लेंगे, और जो बाकी का है उसकी वजह से हमारा जो है डेटा में रिडक्शन हो जाएगा। जो बेकार का होगा उसको हम धीरे 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 करके साइड करते रहेंगे। डेटा फॉर्मेटिंग में क्या होता है, प्रॉपर फॉर्मेट होता है। फॉर एग्जांपल स्कूल की यूनिट टेस्ट हुआ और उसकी लिस्ट रेडी करनी है, तो डेटा क्या होता है, प्रॉपर फॉर्मेट में होता है। कि यानी कि रोल नंबर ए से शुरू, यानी कि ए वाले नाम वाले बच्चों से, जैसे किसी बच्चे का नाम जो है वो आशिमा है या आशा है, तो सीक्वेंस वाइज चलेगा। फिर बी वाले बच्चों का रोल नंबर, फिर सी, फिर डी, ऐसे सीक्वेंस चलती है, ठीक है। तो एक प्रॉपर फॉर्मेट में होता है। तो ऐसे ही लिस्ट है कि पहले नाम वाइज जो है लिखे गए हैं सीरीज वाइज, उसके बाद उसके नंबर लिखे गए हैं। तो ये डेटा फॉर्मेट होता है। इसी तरीके से जो ऑर्गेनाइजेशन डेटा इकट्ठा करती है प्रॉपर फॉर्मेट में करती है। तो मैंने यहाँ एग्जाम्पल स्कूल लिस्ट का लिया, आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। डेटा अब आता है लास्ट है बिग डेटा। बिग डेटा में क्या होता है, हम उसको स्प्लिट करते हैं, यानी बड़े डेटा को टुकड़ों में बांट देते हैं, और इससे हमारा काम और आसान हो जाता है एनालाइज करने का। फॉर एग्जाम्पल मान लो पूरे कॉलेज में बहुत सारे बच्चे हैं, अब हमें क्या पता चलेगा कि कौन सा बच्चा कौन सा प्रोग्राम कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, उसको टुकड़ों में बांट देंगे। ये बीकॉम वालों को अलग कर दो, बीए वालों को अलग कर दो, बीएससी वाली की लिस्ट अलग बना दो। तो इससे आसानी हो जाती है काफ़ी सारी चीज़ों को एनालाइज करने में। ये मैंने स्टूडेंट का एग्जाम्पल लिया कॉलेज के, ऐसा आप कोई भी एग्जाम्पल और ले सकते हैं। नेक्स्ट अब आता है डेटा की क्लीनिंग। डेटा की क्लीनिंग करने के लिए भी आगे फर्दर स्टेप्स हैं, जो कि 8 दिए गए हैं, वो हमें समझ लेना है। क्योंकि डेटा की सफाई करना एक बार ये नहीं है कि जैसे अगर हम घर की सफाई करते हैं, ठीक है, तो झाड़ू मार दिया, पोछा मार दिया, तो हमारी घर की सफाई हो जाती है, ठीक है। लेकिन अगर हम इन डेटा की बात करें तो इसको क्लीन करने के लिए ये 8 स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं, जिसके अंदर क्लीन अप एंड स्क्रबिंग होती है, ठीक है। तो उसको करने के लिए 8 स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है। तो आप सोचोगे इतना लंबा प्रोसेस, जी हाँ इतना लंबा प्रोसेस है, क्योंकि अगर हम इन शीट की डेटा सेट्स की बात करें तो इसके अंदर जो शीट चलती है उसमें एक चीज़ को ठीक नहीं होता, काफ़ी सारी चीज़ों को पकड़ना पड़ता है, करेक्शन में लाना पड़ता है, तब जाके कहीं डेटा की सफाई होती है। तो सबसे पहले तो हैंडलिंग मिसिंग डेटा। जो डेटा होता है वो मिसिंग होता है, कई बार कहीं कहीं पे छूट जाता है, तो उसको हमें पकड़ना कैसे है, यानी कि रेड फ्लैग आप लोग देखते होंगे एक्सेल शीट, एमएस वर्ड पे, तो उससे हम इसको पकड़ते हैं। सेकेंड आता है रिमूवल। रिमूवल में क्या होता है, रॉ एंड कॉलम, जो कि हमें एक्स्ट्रा जो चीज़ें दी गई हैं या कुछ एक्स्ट्रा एड ऑन हो गया
है तो उसको हम हटा देते हैं, जो कि हमारे यूज़ में नहीं है, डबल कॉपी हो गया तो उसको हम हटा देते हैं। तीसरा आता है इम्पुटेशन, जिसमें क्या होता है हम एस्टिमेट फिगर लगाते हैं, जैसे कि मीन मीडियन मोड का इस्तेमाल करके हम एस्टिमेट फिगर लगाते हैं। इसमें मैंने एक स्कूल का बच्चे का एग्जाम्पल लिया है। मान लो कुछ बच्चे स्कूल के ऐसे हैं, कॉलेज के बच्चे ऐसे हैं जो कि स्कूल में काफ़ी कम आते हैं, बट हमें लिस्ट रेडी करके देनी है अपने मैनेजमेंट को या प्रिंसिपल को, तो हम कैसे करके देंगे? तो बेसिकली हम कुछ मार्क्स वहाँ पे एस्टिमेट कर लेते हैं, तो उसको हम इम्पुटेशन कहते हैं। प्लेस ऑर्डर में भी रेड फ्लैग का ही इस्तेमाल होता है बेसिकली, जिसमें क्या होता है कि आप जो है वहाँ पे यूज़ करते हैं रेड फ्लैग, देखते होंगे साइड में आपको रेड फ्लैग सा दिखाता है, रेड से कलर का, डॉट से टाइप का। तो उससे क्या होता है कि अगर कोई जो चीज़ें मिसिंग होती हैं तो वो बाद में जाके आप उसको फिल कर सकते हो, भर सकते हो, खाली नहीं छूटेगी। नेक्स्ट आता है रिमूविंग डुप्लीकेट डेटा। आप यहाँ पे क्या करते हो, अपने डुप्लीकेट डेटा को हटा देते हो, जैसे कि मर्ज डेटा, डबल आइटम, कोई भी चीज़ें डबल कॉपी हो जाती हैं। आप देखते होंगे ये सारी चीज़ें होती रहती है। जो बच्चे एक्सेल पे और मतलब MS वर्ड पे काम करते रहते हैं वो काफ़ी अच्छे से समझ पा रहे होंगे ये चीज़ें, बट जिन्होंने नहीं अभी तक किया है इस पे काम तो उनको थोड़ी सी डिफिकल्टी आएगी, बट मैं पूरा समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो डेटा में क्या होता है कि आप खुद भी देखोगे कोई चीज़ करते हो तो डबल कॉपी हो जाती है या फिर मर्ज हो जाती है, एक चीज़ दूसरे से कनेक्ट हो गई, तो उसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं यहाँ पे रिमूविंग डुप्लीकेट डेटा, यानी डुप्लीकेट डेटा जो होता है वो डबल जो ऐड होना है उसको हटाना है। करेक्टिंग डेटा एरर्स, यानी कि डेटा के एरर्स को हमें सही करना है, करेक्ट करना है। उसके बाद आता है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, जैसे कि ट्रांसफॉर्मेशन में होता है काफ़ी सारी चीज़ें जब हम यूज़ कर रहे हैं, स्टैटिस्टिक हम लोग पढ़ रहे हैं, तो एक चीज़ तो नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हम काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं। जैसे कि अगर हम किसी क्लॉथ के बारे में बात करेंगे तो हमें पता है कि उसको मापने का जो तरीका है वो मीटर या सेंटीमीटर का है। अगर कोई लीटर वाली चीज़ है, मतलब जो लिक्विड है उसको हम लीटर, मिलीलीटर ऐसे चीज़ों में मेजर करते हैं, तो हर चीज़ की ऐसा यूनिट बिल्कुल रेडी है, तो उसी में ट्रांसफॉर्मेशन होती है। ये सारी चीज़ें भी हम कंप्यूटर पे करते हैं, ऐसा नहीं सिर्फ लिखने के लिए इस्तेमाल में आती है, इन डेटा सेट में भी इसको इस्तेमाल में लाया जाता है। रिमूविंग इररिलेवेंट डेटा। अब जो अनवांटेड थिंग होती हैं, जो बेकार की चीज़ें हैं, जो खराब है, जो हमारे काम की नहीं है, एक्स्ट्रा ऐड होनी है, तो उसको हम हटा देते हैं। आई होप आपको 100% क्लियर होगा। नेक्स्ट आता है डेटा समराइजेशन। तो भाई मैं समराइजेशन को समरी से बोलूंगी कि डेटा की समरी बनानी है, आपको क्या करना है, समरी बनाना है। ठीक है, तो समरी में क्या होता है आपको पता ही है। समरी का मतलब होता है कि अगर आपके सामने 5 पैराग्राफ लिखे गए हैं तो उसकी छोटी से छोटी समरी है बनानी। ठीक है, तो यानी कि मेन लाइन लिखना उसकी समरी कहलाता है। तो ऐसे ही डेटा की समराइजेशन यानी समरी बनाना, तो वो कैसे बनाएंगे, तो वो यहाँ पे लिखे गए हैं। तो सबसे पहला आता है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक, जिसमें मीन मीडियन मोड का इस्तेमाल होता है। ये आप क्लास 9th या 8th से भी पढ़ते आ रहे हो, मीन का फॉर्मूला जिसमें एवरेज निकालते हैं, मीडियन आप लोगों को पता है, पहले असेंडिंग ऑर्डर में लगाना, फिर डिसेंडिंग में लगा देना, और उसके बाद फिर आपको मिड वैल्यूज होती है, बीच की जो होती है। मोड आपकी जो ज़्यादा बार आती है, इसके अलग फॉर्मुलेज भी आपने पढ़े हैं, तो वो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक के अंदर आती है। मेजर ऑफ डिस्पर्जन में स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट होता है, रेंज और वेरिएशंस क्लियर जो है आपके कैलकुलेट होते हैं। ये भी आप काफ़ी पढ़ चुके हैं, इसके फॉर्मुलेज अलग अलग हैं। परसेंटाइल में आपको परसेंटेज वगैरह निकालनी सिखाई जाती है, P1 P100 ऐसे निकालते हो परसेंटाइल, P10 इस तरीके से। क्वार्टाइल वगैरह भी आपने कैलकुलेट करनी सीखी है। डेटा एग्रीगेशन, एग्रीगेशन का मतलब होता है, एग्रीगेट मतलब टोटल। ठीक है, जैसे कि सैलरी किसी भी वर्कर की पूरे साल की अगर जोड़नी है, अगर बोनस मिला है नहीं मिला तो हर महीने की सैलरी हो गई। ठीक है, किसी महीने उसको एक्स्ट्रा पैसे मिले थे, किसी को नहीं मिलते, तो अगर पूरे महीने की एक बंदे की सैलरी को जोड़ा जाए, मैंने सैलरी का एग्जाम्पल लिया, तो डेटा एग्रीगेशन है। तो इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन भी डेटा को एग्रीगेट में लाती है। तो ऐसे डेटा ग्रुपिंग क्या होता है, कंबाइन ऑफ ऑल द डेटा सेट, मतलब सारे डेटा को जोड़ना ही डेटा ग्रुपिंग है, यानी सबको जोड़ देना। विजुअलाइजेशन में क्या होता है, विजुअलाइजेशन मतलब आप यहाँ पे चीज़ों को विजुअलाइज कर रहे हो। ठीक है, तो वो कैसे करते हो, हिस्टोग्राम, चार्ट, बार ग्राफ, पाई चार्ट, इन सब चीज़ों से आप जो है यहाँ पर चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हो और उससे चीज़ों को एनालाइज करते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल पॉकेट मनी, कॉलेज के स्टूडेंट का मैं बनाऊँ तो एक ग्राफ बना के चेक कर लेंगे कि हाँ भाई मिनिमम जो है बच्चे की जो पॉकेट मनी है वो 1000 है, और मैक्स की तो कोई लिमिट नहीं है, या फिर हम ले लेते हैं 5000 या 10,000 तक ले लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हमने ग्राफ बनाया तो वो हमारा किस में आएगा, विजुअलाइजेशन में आएगा। आई होप आपको 100% क्लियर है। नेक्स्ट आता है कि वाई समराइज डेटा, यानी कि आप इसकी डेटा की समराइजेशन क्यों कर रहे हो, समरी क्यों बना रहे हो। क्योंकि आप चाहते हो कि जो आपके स्टेक होल्डर हैं, डिसीजन मेकर हैं, वो सही से चीज़ों को एनालाइज कर पाएँ और आगे फ्यूचर में जो हमारा गोल है वो अचीव हो पाए, अंडरस्टैंड कर पाएँ अपने डेटा को बहुत ही आसानी से एंड में। ठीक है, अब इतने सारे स्टेप करेंगे तभी तो डेटा को ढंग से एनालाइज कर पाएंगे, क्योंकि अगर हम स्टेप ढंग से करेंगे तो सबसे पहला समराइज डेटा को क्यों करते हैं, तो सबसे पहला सिंप्लीफाई एनालिसिस, कि हमारा जो डेटा है वो बहुत सिंप्लीफाई हो जाता है। फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग, डिसीजन लेने में बहुत आसानी होती है। थर्ड है इंप्रूव रिपोर्टिंग, हमारी रिपोर्टिंग भी इंप्रूव होती है। तो बेसिकली रिपोर्टिंग इंप्रूव होने के लिए सारे स्टेप हमें करने पड़ते हैं। तो सबसे पहला आता है डेटा शॉर्टिंग, यानी कि डेटा को आपको क्या करना है, शॉर्ट करना है। ठीक है, शॉर्ट कैसे करोगे,
आसान कैसे बनाओगे, तो ए से जेड तक की स्कूल लिस्ट का मैं फिर से एग्जांपल यहाँ पर ले रही हूँ। और ये एग्जांपल मैं इसलिए दे रही हूँ क्योंकि चैप्टर को आसान बनाना है, मुझे डिफिकल्ट नहीं बनाना। तो डेटा शॉर्टिंग में क्या होता है, आप शॉर्ट करते हो, जैसे कि ए से लेकर जेड तक के जो नंबर है वो सीरीज वाइज आते हैं। जैसे मैंने आस्था हो गया, आशिमा हो गया, तो इस तरीके के जो नाम है लिस्ट वाइज चलते हैं। फिर बी से बलजीत, ऐसे सी से फिर कोई चंदन, इस तरीके के नाम जो है वो सीरीज वाइज चलते रहेंगे और इससे डेटा बहुत शॉर्ट हो जाता है। नेक्स्ट आता है, जैसे यहाँ लिखा भी है शॉर्टिंग में क्या होता है, शॉर्टिंग किस तरीके से होता है, या तो असेंडिंग में लगाओ या डिसेंडिंग में स्मॉल टू लार्ज लगा सकते हो। और अगर आपको इसको आगे सिस्टम पे करना है, शीट्स पे करना है, तो इसका फॉर्मूला भी यहाँ दिया गया, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल। ओके, नेक्स्ट आता है फिल्टरिंग डेटा। अगर आपको डेटा को फिल्टर करना है तो आप चीज़ों को हाइड भी कर सकते हो, अनहाइड भी कर सकते हो, विजिबल भी कर सकते हो, अनविजिबल भी कर सकते हो। थर्ड है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में देख सकते हो इस तरीके का बॉक्स बना रहता है कलर किया हुआ, जिसमें आप अपने सेल्स के कॉलम को एडजस्ट कर सकते हो, हाईलाइट कर सकते हो, कलर चेंज, बोल्ड, ये सब चीज़ें कर सकते हो। तो टेक्स्ट टू कॉलम है, यानी कि आपको सिंगल टू मल्टीपल कॉलम में चीज़ें लेकर आनी है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि अगर आपके एक कॉलम में किसी बच्चे का नाम लिखा है, कोई इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो आप उसको मल्टीपल कॉलम में सेम चीज़ें कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है आप लोगों का फाइंड एंड रिमूव डुप्लीकेट्स, यानी कि आपको क्या करना है, ढूंढना है और अपने डुप्लीकेट्स को पकड़ के हटा देना है। फिर डुप्लीकेट वैल्यूज़ को आपने रिमूव करनी है, जो आपकी डुप्लीकेट वैल्यूज़ जो ऐड ऑन हो गई है उसको भी आपको हटा देना है। डेटा की वैलिडेशन करनी है आप लोगों को, वो आप किस तरीके से करेंगे, वो इसलिए करते हैं क्योंकि आप मैनुअल चेकिंग भी तो करोगे ना कि जो आपने काम किया है वो सही है या नहीं, उस काम में कितनी एक्यूरेसी है। फिर आता है आइडेंटिफाई आउटलेयर इन डेटा। आपको पहचानना है डेटा के अंदर जो आउटलेयर्स होते हैं, वो कैसे आप पहचानोगे, पहले तो आप रिव्यू करोगे, देखोगे एक बार डेटा को, फिर शॉर्ट करोगे, अभी समझाया मैंने शॉर्ट दी वैल्यू, यानी कि आपको सीरीज वाइज लगाना है। फिर एनालाइज करोगे डेटा की वैल्यू किस तरीके से, फिर आप पहचानोगे डेटा की क्वार्टाइल्स को। ठीक है, उसका भी यहाँ फॉर्मूला दिया गया है आपको यहाँ पर। ठीक है, तो आप ये क्वार्टाइल वाला फॉर्मूला, जो इक्वल टू क्वार्टाइल वाला फॉर्मूला लगा दोगे तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से था ये। उसके बाद फिर आता है आपका कोवेरियंस। कोवेरियंस का भी यहाँ पे कैलकुलेट करने का आपको यहाँ फॉर्मूला बताया गया। कोवेरियंस जो है इनटू पी ब्रैकेट अरे 1 एंड अरे 2। ठीक है, तो वैल्यू आपको सिलेक्ट करनी है, यानी कि आपको यहाँ पे क्या करनी है, रैंडम 2 वेरिएबल्स होते हैं जिसमें रेंज, वैल्यू, इंटीजर एंटर करनी है, वैल्यू पुट करनी है, तो आपका वैल्यू निकल जाती है कोवेरियंस की। और मैथमेटिकल जो आपने स्टैटिस्टिक में पढ़ा तो उसका फॉर्मूला आपने ये पढ़ रखा है ऑलरेडी, जो कि यहाँ दे रखा है, कोवेरियंस एक्स वाई इज इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार ब्रैकेट वाई माइनस वाई बार अपॉन एन। तो इस तरीके से ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, तो बाकी काफ़ी सारी चीज़ें तो इसके अंदर याद करने वाली मैं, और समझा मैं इस तरीके से रही हूँ ताकि आपको चीज़ें इजीली समझ आए। नेक्स्ट आता है कोरिलेशन मैट्रिक्स। तो देखो कोरिलेशन का मतलब तो ऑलरेडी आप कोरिलेशन का तो ऑलरेडी चैप्टर भी पढ़ चुके हैं, नाम से भी क्लियर है, कोरिलेशन यानी कि दो वेरिएबल के बीच में कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या किस तरीके का रिलेशन है। ठीक है, तो इसके ऊपर भी हम काफ़ी डिटेल में चैप्टर पढ़ चुके हैं। अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो मैंने ऑलरेडी कोरिलेशन का चैप्टर डिटेल में कराया, आप पढ़ना चाहते हो तो वहाँ से भी पढ़ सकते हो। बट कोरिलेशन में आपको ये समझना होता है कि मैथमेटिकली एंड स्टैटिस्टिकल एक तरीके का टूल है जिसमें आप डेटा की स्ट्रेंथ, डायरेक्शन और दो वेरिएबल के बारे में जानते हो कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पॉजिटिव मतलब है कि दोनों चीज़ें सेम डायरेक्शन में चलती हैं, यानी कि अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ेगी, अगर एक घटेगी तो दूसरी घटेगी, उसे हम पॉजिटिव कहते हैं। और नेगेटिव और इनवर्स रिलेशन का मतलब होता है कि अगर कोई चीज़ एक बढ़ रही है तो दूसरी घट रही है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं डिमांड और सप्लाई का एग्जांपल लूँ, या फिर मैं डिमांड की बात करूँ और प्राइस की बात करूँ, तो ये हमेशा इनवर्स चलते हैं, ये हमेशा नेगेटिव रिलेशनशिप दिखाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि कोरिलेशन जो होता है आपका, एक तो पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। पॉजिटिव में आता है डाउन टू अप जाता है इसका ग्राफ। ठीक है, और नेगेटिव में जो होता है वो नीचे से ऊपर से नीचे आता है। ठीक है, पॉजिटिव में क्या होता है, पॉजिटिव ये देखो, ठीक है, ये नीचे से ऊपर जा रहा है, ठीक है, डाउन टू अप जा रहा है, जबकि नेगेटिव में क्या होता है, ये ऊपर से नीचे की तरफ आता है, ऊपर से नीचे की तरफ आता है और ये ऐसे जाता है। ठीक है, तो ये ग्राफ की पहचान है पॉजिटिव और नेगेटिव की। ठीक है, तो नेगेटिव को हम इस तरीके से भी लिखते हैं और पॉजिटिव को प्लस का साइन देते हैं। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर कुछ वैल्यूज दी गई हैं, अगर वैल्यू ये आती है आपकी तो समझ जाना कि आपका जो कोरिलेशन है वो किस तरीके का है। तो देखो, अगर आपकी आर की वैल्यू 1 आती है, परफेक्ट 1, सॉरी आर इज इक्वल टू 1, तो परफेक्ट पॉजिटिव है ये कोरिलेशन। ठीक है, जिसका ग्राफ जो होगा आप देख सकते हैं, जो लाइन जा रही है डॉट्स के ऊपर से ही निकल रही है। पॉजिटिव कोरिलेशन, आर की वैल्यू अगर 0.8 है तो वो जो लाइन जा रही है उसके जो पॉइंट्स हैं वो बिल्कुल लाइन के ऊपर नहीं होंगे, साइड्स में होंगे, ज़्यादा दूर नहीं होंगे, बट थोड़े थोड़े पास होंगे। तो वो तब होते हैं जब आर की वैल्यू 0.8 है। नेक्स्ट आता है कि वीक पॉजिटिव कोरिलेशन होता है 0.5, यानी कि इसके पॉइंट थोड़े थोड़े दूर होते हैं क्योंकि ये वीक पॉजिटिव कोरिलेशन है।
नो कोरिलेशन, कोई रिलेशन ही नहीं है, कुछ लाइन ही नहीं है, तो r इज इक्वल टू 0 है। मतलब r इज इक्वल टू -1 है, तो यानी परफेक्ट नेगेटिव है, जो कि कहाँ से जा रहा है, ऊपर से नीचे जा रहा है और पॉइंट उसके ऊपर ही है, ये परफेक्ट नेगेटिव है। आई होप आपको क्लियर है। r इज इक्वल टू 0.5 जो है माइनस का, उसके पॉइंट थोड़े थोड़े पास हैं, बट यहाँ पर लाइन के ऊपर नहीं है और ये ऊपर से नीचे आ रहा है, तो यानी कि नेगेटिव कोरिलेशन को शो करता है। आई होप आपको 100% क्लियर है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे मूविंग एवरेज पे, ठीक है। तो ये काफ़ी बार टॉपिक पूछा भी गया है, मूविंग एवरेज क्या है, ठीक है। तो मूविंग एवरेज मैं आपको समझा देती हूँ बेसिकली होता क्या है। तो देखो मूविंग एवरेज का यहाँ पे नंबर्स दिए गए हैं और यहाँ पे मार्क्स दिए गए हैं, ठीक है। तो जैसे कि मान लो रोल नंबर 1 के 10 मार्क्स आए हैं, रोल नंबर 2 के 20 मार्क्स आए हैं, रोल नंबर 3 के 18 नंबर आए हैं, रोल नंबर 4 के 15 नंबर आए हैं। सपोज मान लो 50 नंबर का टेस्ट है और सबके अलग अलग नंबर आए हैं, क्योंकि क्लास में हर बच्चे के मार्क्स अलग ही आते हैं। तो मूविंग एवरेज निकालने के लिए देखो, एवरेज हम कैसे निकालते थे, सिंपल निकालते थे। अगर मेरे को यहाँ पे 10 बच्चों का एवरेज निकालना है तो 10 के नंबर को ऐड कर दूंगा, 10 से डिवाइड दे दूंगी, तो वो एवरेज होता है। लेकिन यहाँ पे बात आ रही है मूविंग एवरेज की। तो मूविंग एवरेज में क्या होता है, पहले की अगर बात करूँ तो वो डैश है, सेकंड का भी डैश, थर्ड का भी, फोर्थ का भी। लेट सपोज हमें जो यहाँ पर जो है 5वें नंबर से हमें मूविंग एवरेज कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इट्स डिपेंड कि आप कितने नंबर की वैल्यू लेते हैं, ठीक है। तो जैसे लेट सपोज आप यहाँ पर 4 की लेते हो, ठीक है, या लेट सपोज हमने 5 की ले ली, तो आपको करना क्या रहेगा, आपको बस यहाँ पे 10 से लेकर के 5 तक के नंबर को यहाँ पे जोड़ना है। जोड़ने के बाद 5 से ही डिवाइड देना है, ठीक है। लेट सपोज x1, x2, x3, x4, x5, ठीक है। तो ये लेके 5 से ही डिवाइड दे देना है। लेट सपोज आपको यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी वो आपको 5 में यहाँ लिख देनी है। लेट सपोज आपको 6th वाली निकालनी है, तो आपको फर्स्ट वाली इंक्लूड नहीं करनी, बाकी सेकंड से लेकर के आप अगले जो है नंबर तक चले जाओगे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। तो आप फिर अब ये यहाँ तक के नंबर को जोड़ के फिर आपकी ये वैल्यू आ जाएगी। आई होप आपको क्लियर है, मूविंग एवरेज इस तरीके से निकलने वाला है। तो फाइंडिंग मिसिंग वैल्यू है, इफ करना है इस नंबर यानी न्यूमेरिकल नंबर ही लेगा यहाँ पर, जैसे 1 2 3 4। अगर ये आपको बेसिकली जैसे कि 1 है तो ओ एनी 1 ये नहीं लेगा, सिर्फ नंबर की वाली फॉर्म वाली ही चीज़ें लेगा, फिर मैच करना है, फिर आपकी वैल्यू कैलकुलेट होती है। डेटा समराइजेशन यूजिंग फॉर्मूला, एक्सेल शीट वाला फॉर्मूला है ये बेसिकली, जिसमें आप एक्सेल का शीट में जो आपने फॉर्मूले पढ़े हैं सम, एवरेज, मीडियन के, ठीक है। एवरेज निकालना है, काउंट, मिनिमम, मैक्सिमम, तो इसके अंदर अलग अलग फॉर्मूलेज हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है फॉर्मूलेज यहाँ पर आप जो है एक्सेल शीट पे डालते हो, इक्वल टू लिख के, ब्रैकेट लिख के, जो आप फॉर्मूलेज जितने सेल के आपको निकालने हैं वो आप यहाँ पे कैलकुलेट कर पाते हो। आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ डेटा विजुअलाइजेशन इन एक्सेल। तो बेसिकली जो आपका डेटा विजुअलाइजेशन होता है एक्सेल के अंदर, जैसे बार चार्ट है, लाइन चार्ट है, पाई चार्ट है, स्कैटर प्लॉट है, ये सब क्या है। देखो बार चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट आपको पता है इस तरीके से होता है, वो भी आपने पढ़ रखा है, ठीक है। जिसमें आप एक्सपेंडिचर हो गया, सेविंग हो गई, तो इस तरीके की चीज़ें, हाउस होल्ड की कोई भी आइटम्स हो गए, तो वो आप इस तरीके से पाई चार्ट बनाते हो। लाइन चार्ट, बार चार्ट में आपको पता ही है, हिस्टोग्राम वगैरह जो आप यहाँ पे बार्स वगैरह बनाते हो, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं, ठीक है। उसके बाद स्कैटर प्लॉट में क्या होता है, ये एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, ये ओरिजिन है आपका, इस तरीके से डॉट डॉट डाल के आपका क्या बनता है, स्कैटर प्लॉट। ये भी आप पहले पढ़ चुके। अब हम ये लास्ट टॉपिक देख लेते हैं अपने चैप्टर का, जो कि है हमारा पाइवेट टेबल्स का एंड पाइवेट चार्ट का। तो बेसिकली ये है क्या, तो इसका हम पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, यानी कि इसका पर्पस वगैरह देख लेते हैं, उसके बाद इसके फीचर एंड स्टेप्स को देख लेंगे। और ये डिफरेंस काफ़ी ईजी है, आपके पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आएगा, या फिर आपसे पाइवेट टेबल के बारे में पूछा जाएगा या पाइवेट चार्ट के बारे में, या दोनों के बारे में पूछा जाएगा, तो भी आप आंसर कर पाएंगे। और बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, लाइन टू लाइन है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसका पर्पस क्या है पाइवेट टेबल्स का। तो इसमें हम चीज़ों की समराइजेशन करते हैं, यानी समराइज एंड ऑर्गेनाइज लार्ज डेटा सेट फॉर क्विक एनालाइज। यानी पाइवेट टेबल का हम इस्तेमाल जब करते हैं जब हमें चीज़ों को समराइज़ करना होता है, यानी कि समरी बनानी होती है, और चीज़ों को हम जो है हमारे जो डेटा सेट हैं, जो लार्ज डेटा सेट होते हैं, उसका क्विक एनालाइज हमें करना होता है, तो हम पाइवेट टेबल का इस्तेमाल करते हैं इन एक्सेल शीट्स। एंड पाइवेट चार्ट क्या होता है, तो बेसिकली पाइवेट चार्ट होता है विजुअलाइज डेटा फ्रॉम पाइवेट टेबल फॉर ईजियर इंटरप्रिटेशन। यानी पाइवेट चार्ट क्या है, तो पाइवेट चार्ट्स का मतलब होता है कि हम चीज़ों को विजुअलाइज करते हैं, विजुअलाइज डेटा फ्रॉम पाइवेट टेबल, जो पाइवेट टेबल से जो भी डेटा आता है उसको विजुअलाइज करते हैं, ताकि हम ईजी से ईजियर तरीके से इंटरप्रिटेशन कर पाएँ। उसके बाद
जाता है पाइवेट टेबल्स। पाइवेट टेबल का की फीचर क्या है, डायनेमिक डेटा समराइजेशन, जैसे कि हमें सम करना है, एवरेज निकालनी है, काउंट करना है, तो वो सब आता है इसके अंदर। डेटा का फिल्टरिंग एंड ग्रुपिंग जो होती है वो पाइवेट टेबल्स में होती है, जैसे कि कैटेगरीज, टाइम पीरियड, ये सब होता है। शॉर्टिंग एंड कस्टम कैलकुलेशन, रनिंग, टोटल्स, परसेंटेज निकालना, वो सारे हम पाइवेट टेबल्स के अंदर देख पाते हैं। ड्रिल डाउन फॉर डिटेल्ड डाटा एक्सप्लोरेशन, तो वो सारी पाइवेट टेबल्स में आती है। नेक्स्ट आता है हमारा पाइवेट चार्ट। तो पाइवेट चार्ट क्या होता है, पाइवेट चार्ट मैंने अभी आपको समझा ही दिया है कि विजुलाइज डेटा फ्रॉम पाइवेट टेबल फॉर ईजियर इंटरप्रिटेशन, यानी कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, चीज़ों को विजुलाइज करते हैं जो कि हमारे पाइवेट टेबल से आती हैं, उसी को विजुलाइज करते हैं और बहुत ही ईजियर इंटरप्रिटेशन हो सके। उसके बाद पाइवेट चार्ट्स का जो की फीचर है वो है लिंक टू पाइवेट टेबल्स ऑटोमेटिकली अपडेटिंग बेस्ड ऑन चेंजेस, यानी कि वो लिंक्ड होता है हमारे पाइवेट टेबल्स के साथ ऑटोमेटिकली, और ये अपडेट होता है, हमारे जो भी चेंजेस वगैरह होने होते हैं वो होते हैं। इंटरैक्टिव विजुअलाइजेशन, ड्रिल डाउन, एक्सपैंड, कोलैप्स ग्रुप, ये सब इसके अंदर देखा जाता है, ये इसके की फीचर्स हैं। अब मल्टीपल चार्ट टाइप, जैसे कि आपने देखा होगा बार ग्राफ देखा होगा, लाइन चार्ट देखा होगा, लाइन ग्राफ देखा होगा, पाई चार्ट देखा होगा, ये सारी जितने भी ग्राफ्स होते हैं वो हमारे नाम से ही क्लियर है, चार्ट्स। तो आप समझ जाना जब चार्ट्स की बात आएगी तो आपके चार्ट के टाइप कौन कौन से होते हैं, बार होता है, लाइन होता है, पाई चार्ट होता है, वो सारे पाइवेट चार्ट्स में आते हैं। और पाइवेट टेबल्स में आपकी नॉर्मल कैलकुलेशन आती है, जैसे कि एवरेज, सम, काउंट, ये सब। उसके बाद की अगर हम बात करें फिल्टरिंग, बहुत ज़्यादा फिल्टरिंग वगैरह हम इसमें करते हैं और बहुत इजी डेटा कंपैरिजन कर पाते हैं किसके अंदर, पाइवेट चार्ट्स के अंदर। अब आता है हमारा क्रिएशन स्टेप्स क्या है, मतलब इसको करने के क्या क्या स्टेप्स रहेंगे हमारे। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, सिलेक्ट करना है डेटा सेट। मैं बता रही हूँ आप लोगों को अभी पाइवेट टेबल्स के बारे में। तो पाइवेट टेबल्स में जो आपके स्टेप्स होते हैं, सबसे पहले आपको डेटा सेट को सिलेक्ट करना होता है, उसके बाद आपको इंसर्ट पाइवेट टेबल पे जाना है, यानी एक्सेल या गूगल शीट पे जाना है। फिर उसके बाद सेट फील्ड फॉर रो एंड कॉलम वैल्यू एंड फिल्टर करना है, यानी कि आपको क्या करना है, रो एंड कॉलम को जो है सेट करना है, फिर वैल्यूज़ और फिर फिल्टर कर देना है। तो ऐसे ही आपका पाइवेट जो चार्ट होता है उसके अंदर क्या होता है, उसके क्या स्टेप्स हैं। तो सबसे पहले आपको क्रिएट करना है पाइवेट टेबल, फर्स्ट करना है, फिर आपको इंसर्ट पाइवेट चार्ट पे जाना है और चार्ट के टाइप को सिलेक्ट करना है। चार्ट ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाएगा पाइवेट टेबल चेंजेस के अंदर, जो भी चेंजेस होने होंगे। उसके बाद विजुअलाइजिंग सेल्स परफॉर्मेंस, अब इसको हम समझते हैं एग्जांपल्स के साथ कि ये किस किस चीज़ों में काम आता है, यानी कि पाइवेट चार्ट जो होता है वो किस चीज़ में काम आता है और पाइवेट टेबल्स किस में काम आता है। तो देखो इसके केसेस क्या हैं। तो सेल्स की परफॉर्मेंस को एनालाइज करना, जैसे कोई कंपनी है, उसकी कोई ऑर्गेनाइजेशन की कोई सेल्स को हमें एनालाइज करना है, तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, पाइवेट टेबल्स का करेंगे। या फिर फाइनेंशियल की कोई रिपोर्टिंग करनी है या फिर इन्वेंट्री मैनेजमेंट करना है, कोई सर्वे करना है, तो हम पाइवेट टेबल का इस्तेमाल करेंगे। और इफ़ अगर हमें सेल्स की परफॉर्मेंस को विजुअलाइज करना है या फाइनेंशियल ट्रेंड्स जानना है कि हमारा जो ट्रेंड है वो किस तरीके का है, यानी कि इंक्रीजिंग ट्रेंड है, डिक्रीजिंग ट्रेंड है, किस तरीके का ट्रेंड है, तो हम पाइवेट चार्ट का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि चार्ट में ये चीज़ें बहुत ईजी से दिखती हैं। क्योंकि आपने स्टैटिस्टिक पढ़ी है तो आपने इन चीज़ों को एनालाइज किया है कि चार्ट वाली चीज़ें भी एनालाइज कर पाते हैं हम लोग। और ज़्यादातर हम ट्रेंड्स देखने के लिए यूज़ करते हैं, सर्वे के रिजल्ट्स देखने के लिए भी हम जो है पाइवेट चार्ट का इस्तेमाल करते हैं। अब इसके कुछ फ़ायदे देख लेते हैं। तो सबसे पहला पाइवेट टेबल का जो फ़ायदा है वो है क्विकर, यानी क्विकली ऑर्गेनाइज एंड समराइज डेटा, यानी आप चीज़ों को जल्दी से ऑर्गेनाइज कर पाते हो और समराइज कर पाते हो, यानी उस डेटा की समरी बना पाते हो। जबकि आपका जो पाइवेट चार्ट्स है उसके अंदर क्या होता है, उसका फ़ायदा ये है कि आप इजीली विजुलाइज कर पाते हो अपने समराइज डेटा को, यानी जो आपकी समरी बनी हुई थी उसको आराम से विजुलाइज कर सकते हो। मेकिंग इनसाइट्स क्लियर, आपको सारी चीज़ें क्लियर कट नज़र आती हैं और आप चीज़ों को जो है एनालाइज कर पाते हो। तो ये था, मैंने काफ़ी डिटेल में आप लोगों को इसका डिफरेंस करवाया है और ये कराना मेरे लिए ज़रूरी था, क्योंकि आपके एग्जाम में ज़रूर यहाँ से क्वेश्चन बनता है, कभी इसके स्टेप पूछता है तो कभी मीनिंग। तो मैंने एक ही डिफरेंस ले लिया और बहुत लाइन टू लाइन है और इजी से वर्ड्स हैं, आपको ईजिली याद भी हो जाएंगे। सो अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। वैसे मैंने पूरा चैप्टर कंप्लीट करा दिया आप लोगों को, ठीक है। अभी हमारा जो है लास्ट टॉपिक है, हाउ कैन इंटरैक्टिव डैशबोर्ड बी क्रिएटेड इन स्प्रेडशीट टू एड इन डेटा विजुअलाइजेशन, प्रोवाइड अ स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन। तो बेसिकली आपको यहाँ पे समझना है कि क्रिएटिंग इंटरैक्टिव डैशबोर्ड जो होता है इन स्प्रेडशीट बहुत ही इफेक्टिव वे है डेटा को विजुअलाइज करने में और बहुत ही ज़्यादा प्रोवाइड अ डायनेमिक यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस फॉर डाटा एक्सप्लोरेशन, है ना। तो जैसे कि टूल होते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, गूगल शीट है, तो सपोर्ट करता है, सपोर्ट वेरियस बिल्ड इन फीचर दैट अलाउ फॉर इंटरैक्टिव एलिमेंट्स सच एज ड्रॉप डाउन लिस्ट हो गया, बटन्स हो गया, चार्ट हो गया, विच कैन बी लिंक टू डेटा, जो कि हमारा लिंक होता है डेटा के साथ और अपडेट होता रहता है डायनेमिकली।
Below it is a step to guide building an interactive dashboard in Excel through many of these steps. यानी कि इसके कुछ स्टेप्स भी दे रखे हैं यहाँ पर नीचे, तो बस आपको बस यहाँ पे मीनिंग समझ लेना है जो कि आपके लिए मेन था, ठीक है। सो पूरा का पूरा मैंने यहाँ पे कंप्लीट करा दिया आप लोगों को, पूरा का पूरा वन शॉट आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ। पहले मैं बिजनेस एनालिटिक्स का पूरा बुक ख़त्म करा देती हूँ, सो दैट आगे के भी आपको मैं करा दूँगी जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा। तो मैं चाहती हूँ कि आपका पहला पेपर यही है, तो जल्दी से जल्दी इसका सिलेबस मैं करा दूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।